नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा मेन फोकस होगा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। ये पहली वीडियो है, बाकी चैप्टर्स की भी हम रीडिंग करेंगे। तो वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें, जिसमें एनसीईआरटी की रीडिंग बस रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। एज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। देखिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप किसी भी लाइन को तब उसका मतलब आप शुरू में मत निकालें, पहले पूरी लाइन को रीड करें। जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता तब तक आप उस लाइन को पूरा पढ़ें। कई बार क्या होता है कि आप कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं और मतलब निकालने लग जाते हैं कि अरे इसका क्या मतलब होगा। वो गलत तरीका। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें, फिर उसके बाद उसका मतलब निकालें, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। तो एज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये पूरी सेंटेंस दिया है, ये पूरा सेंटेंस है, इसका कुछ एक मीनिंग है। अभी आपने पूरी लाइन पढ़ ली, अब इसका मीनिंग क्या है वो आप समझेंगे, उसको आप रिलेट करेंगे, उसे आप रिपीट करेंगे अपने दिमाग में, आप इमेजिन करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में रहेगी, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और भूलने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है, तो भूलना तो स्वाभाविक सी बात है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे इस वीडियो में, तो इसी तरह बाकी चैप्टर्स की भी मैं रीडिंग करूँगा। और अभी बायो का शुरू हुआ है ये सीरीज़, इसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स की भी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो हो सकता है कि नीट 2026 में अभी एटलीस्ट 8 मंथ हैं, 7 to 8 मंथ हैं। इन 7 से 8 महीनों में हम कम से कम मान के चलें तो 10 से 15 बार रीडिंग कर सकते हैं, इतना टाइम है। तो अगर 10 से 15 बार भी अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो ऑलमोस्ट 95% आपको एनसीईआरटी एकदम याद हो जाएगी, रट जाएगी, आपके लाइन टू लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी। और आपको भी पता है, नीट एनडीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें सारा जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस आ जाती हैं कई बार, और 360 मार्क्स आपके तभी आ सकते हैं जब आपका कमांड हो एनसीईआरटी पे। और कमांड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस और मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन का मतलब ये है कि अभी हम सभी जानते हैं, एज यू अवेयर, हम अवेयर हैं कि ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको भी पता है, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा भी होगा 11th में। वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। तो हमारे कंडीशन में ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। देखो, 2 टर्म्स हैं, ओविपेरस और विविपेरस। टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, खासकर बायो में। टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या है कि आप रटिए मत, आप उस चीज़ को समझें कि ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है और इस वर्ड का यूज़ कहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये एक टर्म हो गया, विविपेरस, ओविपेरस। आपको ये पता होना चाहिए कि ओविपेरस क्या है, विविपेरस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये लाइन बहुत टफ लगे कि अरे ये क्या बोल दिया, इस लाइन में क्या समझ ही नहीं आया। तो आपको ना मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको वर्ड दिया है, उस वर्ड का मतलब क्या है ना। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक आपको मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कितना भी पढ़ लो वो आपको बोरिंग ही लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा और आपको बार बार भूलेगा। तो सबसे बेस्ट है कि जो आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में आप
थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ताकि आपको लाइन क्लियर हो जाए। और एनसीईआरटी में कई बार ऐसी लाइन्स आती हैं जब आपको बहुत बोरिंग लगती है, अरे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इस पर, तो सबसे बेस्ट है आप उस लाइन का मतलब, उस लाइन में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप पहले वो समझें, फिर उस लाइन को आप रीड करें और समझें। तो ओवीपेरस वीवीपेरस, देखो ओवीपेरस क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजेशन जब होता है तो दो प्रोसेस होते हैं। एक में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एग बनता है, लाइक बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो एग का फॉर्मेशन करते हैं। उनकी जो जनरेशन आती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो एग के द्वारा, मतलब उनके एग बनेंगे, फिर एग से हैचिंग होगी, फिर वो बच्चे निकलेंगे। ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, ह्यूमंस वीवीपेरस होते हैं, हमारे में कोई एग नहीं बनता, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती, और डायरेक्टली फीटस बनता है 9 मंथ्स के बाद। हम डिलीवरी होती है बच्चों की, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि वीवीपेरस होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगली लाइन है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो पहली लाइन जो ये कह रही है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस, देखो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के बारे में बताया गया है कि ह्यूमंस में जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, उनमें से कौन कौन से इवेंट्स इन द सेंस कि कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, क्या इवेंट्स होंगे, वो बताया गया है। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बनेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट का बनना क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म मेल्स में बनेंगे और फीमेल्स में ओवम बनेगा, जिसको एग बोलते हैं। इसके बाद फिर बोला है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। क्वाइटस के दौरान स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, वो जाके फ्यूज़ होता है एग से, जाइगोट बनता है। तो जब क्वाइटस के दौरान जब इजैकुलेट होता है स्पर्म, उस प्रोसेस को, यानी कि जब स्पर्म जाता है जेनाइटल ट्रैक में, ट्रैवल करके वो एग तक जाता है, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। यानी कि स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पहुंचता है और फ्यूज़ होता है। फ्यूज़न अलग प्रोसेस है, और वो जो प्रोसेस है जाने का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर इसके बाद है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट स्पर्म जब फीमेल गैमेट एग से फ्यूज़ होता है तब जाइगोट बनता है। इसके बाद दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन। तो जब जाइगोट बन जाता है, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि जाइगोट में क्लीवेज होगी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये स्टेज होता है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिस वजह से ये स्टेजेस होती हैं। और आगे जाके ये सिस्ट का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट ही जाके अटैच होता है यूट्रस की वॉल में, और उस अटैचमेंट को, जो प्रोसेस अटैचमेंट की, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है कि अब एम्ब्रियो तो जाके अटैच हो चुका है, अब फर्दर उसमें क्या होगा, चेंजेस होंगे ना, फीटस बनेगा, फीटस में ऑर्गन्स बनेंगे बच्चे के। तो पूरी प्रोसेस जो होगी 9 मंथ की, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो लास्ट की स्टेज होती है जब फीटस फुली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी हो जाती है जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये वेरी करता है, आइडियल जो एनसीईआरटी का डेटा है वो 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होती है, पर रियल लाइफ में कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि 8th मंथ या 7th मंथ में भी डिलीवरी हो जाती है। उस कंडीशन में फीटस फुली मैच्योर नहीं होता है
वो एक मेडिकल कंडीशन है। खैर हमें एनसीईआरटी पे जो चीज़ें दी हैं हमें सिर्फ उतना ही फोकस करना है। नॉलेज बहुत है, आपको बीएससी एमएससी की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ना है। अगर आप ऑथेंटिक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अननेसेसरी की चीज़ें पढ़ना मैं नहीं मानता हूँ कि वो रियलिस्टिक रहेगा नीट के लिए, क्योंकि नॉलेज बहुत है पढ़ने को। तो आप पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर बीएससी लेवल का पढ़ोगे, एमएससी लेवल का पढ़ोगे, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप नॉलेज बढ़ा सकते हो, पर नीट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एनसीईआरटी पे जो डेटा जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है, और आप इसी को पढ़ोगे बार बार तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारा पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया। अब इधर पे यू हैव लर्न दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपको भी पता है बच्चा जब पैदा होता है तुरंत तो ये सारी चीज़ें शुरू नहीं हो जाती, उसका एक टाइम होता है, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। बच्चा 11-12 साल का होता है, उसके बाद ये सारे चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये एक प्यूबर्टी में आने के बाद ही शुरू होती है। और देयर इज़ अ रिमार्केबल differences between the reproductive events in male and in the females. It means कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि फीमेल और मेल में जो इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली अलग अलग हैं। उसका एक रीज़न ये है कि ह्यूमंस में जैसे मेल एंड फीमेल, मेल में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम होती रहती है, बल्कि फीमेल्स में क्या है कि उनकी जब प्यूबर्टी आती है तब शुरू होता है, और एट द एज ऑफ 50 यानी कि 50 साल तक ही ये प्रोसेस होती है। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर्स तक ही होता है, बल्कि मेल्स में ये लाइफ टाइम होता है। अगली लाइन इसकी यही है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन अ ओल्ड मैन, यानी कि जो एक बूढ़ा आदमी उसमें भी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन द वीमेंस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। वीमेन की बात करें तो 50 साल में ये बंद हो जाती है प्रोसेस। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस अभी अगला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो अब हम पढ़ते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. यानी कि पहली लाइन का मतलब है जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक